अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारे पास टॉपिक है एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया। ठीक है, तो एक्यूट इस्कीमिया में पता है कि जब भी कोई टिश्यू डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो उसके अंदर जो है एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी टिश्यू जो है वो रेस्पायर नहीं कर सकता, और रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, और एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल जो है वो और टिश्यू जो है वो डेथ की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देख लेते हैं। तो इट इज़ एब्रप्ट रिडक्शन in the blood flow to the intestinal circulation of sufficient magnitude to compromise metabolic requirement and potentially threaten the viability of gut। ठीक है, तो यानी इतना शदीद हमारे पास जो है वो ब्लड फ्लो की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इतना ब्लड फ्लो जो है हमारा मिनिमाइज़ हो जाएगा कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है, हमें पता है सारे न्यूट्रिएंट सारे ऑक्सीजन जो है हमारे पास, और सब चीज़ें जो यूज़फुल चीज़ें वो हमारे पास ब्लड के थ्रू आ रही होती हैं। तो हमारे पास जो है ब्लड इतना सख्त कम हो जाएगा कि हमारे जो वायबिलिटी है ना गट की, वो जो है वो थ्रेट में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया हो गया। तो अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कॉज है हमारे पास आर्टीरियल एम्बोलिक डिजीज़। ठीक है, अब आर्टीरियल एम्बोलिक डिजीज़ बेसिकली क्या होती है? हमें पता है कि जब भी कभी थ्रोम्बोसिस होता है या कोई थ्रोम्बस बन गया, या फिर कभी कोई क्लॉट है बॉडी में कहीं पे भी, तो वो क्लॉट डिसलॉज हो गया, या एक थ्रोम्बस का छोटा सा टुकड़ा डिसलॉज होके वो आके मेजेंट्रिक आर्टरी में फंस गया है। ठीक है, और उसने मेजेंट्रिक आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आगे नहीं पास हो पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इस्कीमिया कॉज हो जाएगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और फिर जो है एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया जो है वो कॉज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि आर्टीरियल थ्रोम्बोटिक डिजीज़ हो सकती है, वेनस थ्रोम्बोटिक डिजीज़ हो सकती है। ठीक हो गया। एक और जो हमारे पास रीज़न बन सकता है वो है नॉन ओक्लूसिव मेजेंट्रिक इस्कीमिया। अब नॉन ओक्लूसिव कैसे हो सकता है? नॉन ओक्लूसिव जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टेमिक हाइपोटेंशन के रिजल्ट में हमारे पास इस किस्म का जो है वो मेजेंट्रिक इस्कीमिया हो सकता है। अब क्यों होता है सिस्टेमिक हाइपोटेंशन में? ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, जब भी बॉडी हाइपोटेंशन में जाती है तो बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से एक्ट करता है? वो कोशिश करता है कि सबसे पहले जो है ना वाइटल ऑर्गन्स को रिस्टोर किया जाए। तो वो क्या करता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट और ब्रेन की तरफ जो है वो बढ़ा देता है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और जो सेक्रीफाइस है किसको करना पड़ता है? वो करना पड़ता है हमारे इंटेस्टाइन्स को और हमारी गट को। ठीक है, तो हमारा जो मेजेंट्रिक ब्लड सप्लाई है ना वो उसको वाइटल नहीं समझता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसको जो है वो मज़ीद उसमें जो है कमी आ जाती है ब्लड सप्लाई में। ठीक है, जब भी बॉडी जो है वो हाइपोटेंशन में जाती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर बॉडी जो है वो हाइपोटेंशन में जाती है तो नॉन ओक्लूसिव मेजेंट्रिक इस्कीमिया कॉज हो सकता है। ठीक है, द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी SMA इज़ मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड। अच्छा जी, SMA जो है मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड आर्टरी है, और इट इज़ इफ़ द मेन ट्रंक ऑफ SMA इज़ इन्वॉल्व द इन्फेक्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम जस्ट डिस्टल टू ड्यूडेनोजनल फ्लेक्सर टू स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि SMA की अगर जो मेन आर्टरी है, मेन ट्रंक जो है बेसिकली वो अगर इन्वॉल्व हो जाए तो जो हमारे पास जो इन्फेक्शन होती है वो जस्ट मतलब डिस्टल पोर्शन में चली जाती है, ड्यूडेनोजनल फ्लेक्सर टू स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है, अच्छा यूजुअली अ ब्रांच ऑफ मेन ट्रंक इज इन्वॉल्व इन द एन एरिया ऑफ इन्फेक्शन इज लेस। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी इज यूजुअली साइलेंट बिकॉज ऑफ बेटर कोलेटरल सर्कुलेशन। तो इन्फीरियर जो मेजेंट्रिक वेन है ना उसमें अगर हमारे पास इन्वॉल्वमेंट हो भी जाती है ना तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, और पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आता, क्योंकि उसका कोलेटरल ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, यानी उसको ब्लड सप्लाई और जगह से भी आ रहा होता है, उसका सिर्फ एक ब्लड सप्लाई का सोर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो सडन एब्डोमिनल पेन होगी, पेन इज़ यूजुअली सेंट्रल एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, एब्डोमिनल टेंडरनेस में बी माइल्ड। ठीक है, एब्डोमिनल टेंडरनेस माइल्ड होगी। ट्रीटमेंट में इसके आ जाते हैं हम। रिससिटेशन है सबसे पहले, एम्बोलेक्टमी और रिवस्कुलराइजेशन ऑफ SMA। एम्बोलेक्टमी हमने बात की कि एम्बोलेक्टमी अगर एम्बोलस इज़ द रीज़न फॉर दिस तो हम एम्बोलेक्टमी कर देंगे या रिवस्कुलराइजेशन कर देंगे SMA की। ठीक है, उसके बाद है इन केस ऑफ लेट प्रेजेंटेशन द गट बिकम्स गैंग्रीनस। इन दीज सिचुएशन गैंग्रीनस सेक्शन इज रिसेक्टेड। ठीक है, द पैची involvement of intestine need relook laparotomy after 24 to 48 hours, as gangrene can extend further requiring more resection. Involvement of SMA at its origin from aorta can lead to extensive gangrene of intestine from proximal duodenum to transverse colon. And thus this extensive resection of intestine leads to a short gut syndrome. If there is involvement of middle colic artery infarction of transverse colon, then it
शुड बी ट्रीटेड बाय ट्रांसवर्स कोलेक्टमी। ठीक है, तो देखिए जी हमारे पास क्या बात हमने अब कर ली कि अगर तो पहले हमने कहा कि एम्बेलेक्टमी कर सकते हैं या रिवर्सलाइजेशन करें, और अगर गैंग्रीनस एरियाज़ हमें नज़र आते हैं कि मतलब अगर गैंग्रीन हो गई है, हमें पता है कि अगर एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में जो है वो गैंग्रीन हो सकती है, तो उसमें फिर हमें जो गैंग्रीनस जो एरियाज़ हैं उनको हमें रिसेक्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, और अगर पैची इन्वॉल्वमेंट है इंटेस्टाइन की, तो हमें 24 से 48 आवर्स वेट करने के बाद रीलुक लेप्रोटमी करनी पड़ेगी, यानी हमें पेशेंट को दोबारा ओपन करना पड़ेगा जस्ट टू सी कि कहीं गैंग्रीन फर्दर एक्सटेंड तो नहीं होगी, और अगर एक्सटेंड हुई है तो हमें फर्दर उसका जो है वो रिसेक्शन करना पड़ेगा उतने एरिया का जहाँ तक गैंग्रीन जो है वो स्प्रेड हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, और कई दफ़ा क्या होता है कि मतलब जब गैंग्रीन जो है वो प्रॉक्सिमल जर्जनन से लेकर ट्रांसवर्स कॉलन तक फैल जाती है, तो हमें इतना एक्सटेंसिव रिसेक्शन करना पड़ता है कि उसका रिज़ल्ट क्या हो जाता है, शॉर्टकट सिंड्रोम हो जाता है पेशेंट को। ठीक है। अच्छा, इफ़ देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिड कॉलिक आर्टरी, अच्छा हम अगर मिडल कॉलिक आर्टरी अगर इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्स कोलेक्टमी कर देंगे। ठीक है ना, ट्रांसवर्स कॉलन ही रिमूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक इंटेस्टिनल इस्कीमिया में क्या होता है, अच्छा जी अब इसको जो है ना, क्रॉनिक इंटेस्टिनल इस्कीमिया का दूसरा नाम जो है वो हमारे पास होता है इंटेस्टिनल या एब्डोमिनल एंजाइना। ठीक है, एंजाइना भी इसको कहते हैं, एंड यूजुअली अकर्स ड्यू टू एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस वही हो गया, प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगी जिसकी वजह से जो है वो हिंड्रेंस हो जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एज अ रिज़ल्ट इस्कीमिया हो जाएगा। लेकिन दिस इज़ अ क्रॉनिक प्रोसेस। ठीक है, और इसकी टिपिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी, एब्डोमिनल पेन होगी आफ्टर मील्स। ठीक है, ये इसकी टिपिकल फाइंडिंग है कि जब क्रॉनिक इंटेस्टिनल इस्कीमिया में होता है पेशेंट, तो उसे खाने से डर लगने लग जाता है, उसको उसका वेट लॉस होने लग जाता है, बिकॉज डेफिनेटली जब उसको खाने के बाद इतनी दर्द होती है तो वो बंदा जो है वो खाने से भागने लग जाता है। ठीक है, और डायग्नोसिस में अगर बात करें तो मेजेंट्रिक एंजियोग्राफी इसके लिए बेस्ट होती है डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, और ट्रीटमेंट में इसके पास हमारे पास आ जाता है SMA बाईपास आ जाता है हमारे पास, और हमारे पास जो है एंड आर्टरीक्टमी आ जाती है। ठीक है, और एंजियोप्लास्टी आ जाती है। ठीक हो गया, तो दैट्स इट, थैंक यू।